नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कोशिका। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सजीव के बारे में कि सजीव क्या होते हैं, उनके लक्षण हमने पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो देखिए, जो भी सजीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जितने भी सजीव हैं किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक ऐसे ही प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सभी सजीवों की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। सभी सजीवों की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। इसका मतलब सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोशिका। तो हमारे सामने सबसे पहले ये बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज करने वाले कौन है? तो देखिए, पहले पढ़ते हैं हम खोज करने वाले वैज्ञानिकों का अगर हम नाम पढ़ लें तो इसमें 3 वैज्ञानिक आते हैं। 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? 3 वैज्ञानिक कौन है? देखिए, पहला है रॉबर्ट हुक। पहले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। और कोशिका खोजी कहाँ से थी? उन्होंने कोशिका खोजी कहाँ से थी? तो देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रहते हैं, सब जानते हैं। और प्रयोगशाला में उनके पास जो बोतल थी जिनमें केमिकल भरे हुए होते, कांच की शीशा की बोतल थी जिनमें बहुत सारे रसायन भरे होते हैं। उन रसायनों में जो ढक्कन लगाते हैं, जो डाट लगाते हैं, वो ढक्कन अभी आजकल तो डाट रबड़ की लगा देते हैं, उस समय रबड़ नहीं थी तो किसकी? लकड़ी का टुकड़ा काट करके उसमें डाल दिया। तो लकड़ी का टुकड़े की जो डाट लगाई थी उसको बोला जाता है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो किस में से खोजी थी? कॉर्क में से खोजी थी। ठीक है जी, कॉर्क। और ये कॉर्क आया कहां से? तो ये जो कॉर्क था किस लकड़ी का था? वो लकड़ी किस पादप की थी? उस पादप का नाम है स्पेनिश ऑक। उस पादप का नाम है स्पेनिश ऑक। और स्पेनिश ऑक का एक नाम होता है क्वेरकस सुबेर। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका खोजी। और कहां से खोजी? कॉर्क की पतली परत काटी, एक पतली स्लाइड ली और उसमें सूक्ष्मदर्शी से देखा। और सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद उसने पाया कि जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में आप देख पाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं, होल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन्हें उसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स पाए और जिसको रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया, जो आजकल हम उसको बोल देते हैं सेल। तो सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक बन जाते हैं रॉबर्ट हुक। अब आप जान चुके हैं इन्होंने किस में से खोजा? कॉर्क में से। और कॉर्क क्या है? कॉर्क लकड़ी का, ये पौधे की जो लकड़ी होती है, जब पौधे से अलग हो जाती है तो उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इसका मतलब इन्होंने जो लकड़ी के अंदर से कोशिकाएं खोजी वो लकड़ी कैसी थी, उसके अंदर कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी थी? मृत कोशिका थी। और इस सब चीज का जिक्र मिलता है रॉबर्ट हुक की बुक माइक्रोग्राफिया में। इस तरीके से पहले वैज्ञानिक हमने पढ़ लिए हैं कोशिका की खोज से संबंधित, रॉबर्ट हुक। दूसरे वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी थी। और वो जीवित कोशिका कौन सी थी? जीवाणु। इन्होंने जिस जीवित कोशिका को खोजा था वो कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणुओं को खोजा था। और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने गंदे पानी में से सबसे पहले जीवाणु देखे, इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब आपके पास 2 वैज्ञानिक आ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की किसने खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन है? ल्यूवेनहॉक। और ये कौन सी कोशिका थी? जीवाणु थी। ठीक है, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी,
फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनॉव को। दो वैज्ञानिक हमने पढ़ लिए खोज से संबंधित। तीसरे वैज्ञानिक मेलपिगी, मेलपिगी एंड ग्रू। ठीक है, मेलपिगी एंड ग्रू। मेलपिगी और ग्रू ने बताया था, इन्होंने सबसे पहले पादप कोशिका को खोजा था। मेलपिगी और ग्रू ने सबसे पहले पादप कोशिका को खोजा था। तो तीन वैज्ञानिक हमने यहां पे पढ़े हैं। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था, और तीसरे वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले जीवित पादप कोशिका को खोजा था। ठीक है, इस तरीके से हम ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कोशिका की खोज। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। तो अगला टॉपिक हमारा कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी पेपरों में यहां से प्रश्न आता है और इसमें से प्रश्न एक ही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, दो वैज्ञानिक, यहां पे हम दो वैज्ञानिक पढ़ते हैं। एक तो है स्लाइडेन, एक वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक हैं स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने, स्लाइडेन ने 1838, स्वान ने 1839, और जो स्लाइडेन है ये तो है बॉटनी से संबंधित, बॉटनी से संबंधित। स्वान है, ये है जूलॉजी से संबंधित। तो यहां पे हम दो वैज्ञानिक पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत से संबंधित। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने क्या बताया? स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने। दोबारा से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि नई कोशिका आती कहां से? तो इसका जवाब देने के लिए एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कोशिका सिद्धांत, और यहाँ से कई बार एसएससी वगैरह में प्रश्न आए हैं और इसमें प्रश्न आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन और स्वान। लेकिन इस सिद्धांत का भी एक अपवाद है। इस सिद्धांत का भी एक अपवाद है। ठीक है, और वो अपवाद है विषाणु। विषाणु, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? विषाणु, वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ठीक है, यहां पे नहीं है। अच्छा, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों है? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि विषाणु के अंदर कोई विशेष संरचना नहीं होती है। देखिए, विषाणु की संरचना क्या होती है?
आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये प्रोटीन का कवर है, ये प्रोटीन का कवर है, और प्रोटीन का जो कवर है इसके अंदर कुछ नहीं, आपको आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा, इसके अंदर आपको आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा, और वो आनुवांशिक पदार्थ इस तरीके से यहां पे आपको इस तरीके से, तो देखिए यहां मैं आपको दिखा देता हूं विषाणु। ठीक है, देखिए विषाणु की संरचना आपके सामने है, इसमें आपको कुछ नहीं है, बाहर की तरफ ये जो वाला भाग है ये प्रोटीन का भाग है। ठीक है, प्रोटीन का कवर है, उसके बाद में इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ है, और वो आनुवांशिक पदार्थ आपको मिलेगा, ये देखिए ये वाला जो भाग यहाँ पे, ये भाग क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, तो देखिए ये आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है डीएनए, या तो ये डीएनए होगा या फिर ये आरएनए होगा, डीएनए या फिर ये होगा आरएनए। क्लियर है भाई? हम पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद, और कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है, विषाणु कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है। कोशिका सिद्धांत हमने क्या पढ़ा कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, और सभी जो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन विषाणु इस कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसकी सिंपल सी संरचना है, इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई इसमें सेल ऑर्गन नहीं है, ना ही इसमें कोई इस आउटर मेम्ब्रेन वगैरह हैं। ठीक है, केवल आउटर लेयर एक मिलेगी, और ये आउटर लेयर किसकी बनी है, प्रोटीन की, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। क्लियर है भाई? और इसको तो आप पहचानते ही होंगे, जिसने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है, ये है कोरोना का वायरस। ठीक है, कोरोना का वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि कोरोना का वायरस इतना खतरनाक क्यों है। सब कुछ पूरा विश्व बंद कर दिया, क्यों? तो मैं आपको बताऊं, विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वायरस के अंदर दो चीजें हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए वाला वायरस कम खतरनाक होता है, लेकिन जिस वायरस के अंदर आरएनए है, आरएनए वाला वायरस कहलाता है रेट्रोवायरस। आरएनए वाला वायरस कहलाता है रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता रहता है, ये समय के अनुसार चेंज होता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये जो आपके कोरोना वायरस है, ये भी एक रेट्रो वायरस है। आपने सुना होगा कि पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गया, इसमें म्यूटेशन होता रहा, और अब इसका प्रभाव जो है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर हम अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, जिसमें विषाणु और जीवाणु की अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद क्या होता है, सेल थ्योरी के बाद क्या आएगा, हम पढ़ते हैं सामान्य सी जानकारी जो आपने बहुत सारे पेपरों में पूछी होगी। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें हम, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यहां पे सबसे छोटी कोशिका आती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी आएगी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। बात आती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका,
सबसे बड़ी कोशिका होती है, सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग जो होता है सबसे बड़ी कोशिका है। तो दो चीज हमने पढ़ी है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये ओवरऑल कोशिकाओं में। अब अगर हम प्लांट और ह्यूमन को अलग अलग करके पढ़ें तो देखिए कौन सी आएंगी। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी आएगी? सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है बताइए आप लोग। सबसे बड़ी पादप कोशिका एक शैवाल होता है और वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया शैवाल सबसे बड़ी कोशिका है, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। कौन सी पढ़ रहे हैं हम? प्लांट सेल। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया। अब हम पढ़ते हैं सबसे छोटी कोशिका, किसमें? पादपों में। पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? सबसे छोटी कोशिका बताइए आप लोग कौन सी होगी, गैस करो। सबसे छोटी कोशिका पादपों में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ प्लांट, कौन सी होगी? ये होती है माइकोप्लाज्मा लैडलेबी। माइकोप्लाज्मा लैडलेबी। माइकोप्लाज्मा लैडलेबी सबसे छोटी पादप कोशिका है। तो देखिए हमने ओवरऑल में तो कौन सी पढ़ी थी सबसे छोटी? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे पादपों में सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा लैडलेबी। ओवरऑल में हमने सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया शैवाल। उसके बाद अगर सबसे लंबी कोशिका की हम बात करें, पादपों में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होगी? सबसे लंबी पादप कोशिका होती है रेमिक फाइबर। रेमिक फाइबर। रेमिक फाइबर जो है सबसे लंबी पादप कोशिका। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने पढ़ी है पादप कोशिका, सबसे लंबी, सबसे छोटी, ठीक है, और सबसे बड़ी। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं मानव में। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होगी? सब लोग जानते हैं सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है और बहुत बार पूछी जाती है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु, ओवम। क्लियर? अब यहां पे आती है सबसे लंबी मानव कोशिका। सबसे लंबी मानव कोशिका ये तो कई बार पेपर में आ चुकी है भाई साहब, कई बार पेपरों में आ चुकी है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। और ये सबसे लंबी मानव कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी मानव कोशिका होती है कौन सी? न्यूरॉन।
ठीक है। सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये हमेशा न्यूरॉन के नाम से ही आती है। क्लियर है अभी? और यहाँ पे एक और हम पढ़ लेते हैं लास्ट, जिसमें आती है सबसे छोटी मानव कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो आप याद रखें, ये होती है ग्रेन्यूल्स होती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मिलती हैं मस्तिष्क के अंदर। आप स्पर्म नहीं रखेंगे, कई जगह आप पढ़ लेते हैं या कई जगह आपने देखा होगा स्पर्म लिखा होता है, लेकिन स्पर्म का जो साइज होता है वो लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो साइज होता है वो लगभग 4 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और ये मिलती हैं कहाँ पे? मस्तिष्क के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये हमने पढ़ी है कौन सी? मानव के अंदर। ठीक है, ये तो मानव में। उसके बाद हमने पढ़ी है कहाँ पे? पादप में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लैडलेवी, सबसे लंबी कोशिका रेमिक फाइबर। ठीक है, तो ये हमने कोशिकाओं की सामान्य जानकारी इसमें पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कोशिका की खोज, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि कोशिका सिद्धांत, और उसके बाद हमने पढ़ा है कोशिका कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। ये सामान्य जानकारी हमने पढ़नी है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़नी है कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर, और इसके लिए आपको देखनी है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।